एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं? तो हमने कहा था अगर कोई ये पार्टिकल है विच इज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, और ये इसका एक्सिस कहे, इसका जो फिक्स पॉइंट है ये यहाँ पर रहता है। ये अगर इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल पिक्चर में आता है। हम कहते हैं इफ दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो अगर मेरे राइट हैंड की फिंगर्स ये पार्टिकल के रोटेशन की डायरेक्शन देती है, तो मेरा थंब अगर थम्स अप जैसे पोजीशन तैयार होगी, तो माय थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये पार्टिकल की डायरेक्शन बदल गई, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा, तो माय थंब विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये डिसाइड करेगा पार्टिकल की मोशन किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, आया क्या ध्यान में? सो हम डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इस चैप्टर में पूरा कहा है कि ओमेगा की डायरेक्शन ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहने वाली है। सो ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये अल्फा की डायरेक्शन क्या रहेगी? along the omega, अलोंग द ओमेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही है। हाँ, सिर्फ ऐसा हो सकता है इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा बढ़ रहा है तो चेंज इन ओमेगा पॉजिटिव रहेगा, तो अल्फा एंड ओमेगा की डायरेक्शन सेम रहेगी। इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा की वैल्यू अगर कम होती है तो फाइनल वैल्यू कम रहेगी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा रहेगी, सो ये डिफरेंस फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, तो ये डिफरेंस निगेटिव आएगा, अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अब दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू अवर लीनियर मोशन। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर वेलोसिटी कम होती है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो आप कहते हो रिटार्डेशन है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी। सो वैसे ही यहाँ पर है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओमेगा पॉजिटिव सॉरी चेंज इन ओमेगा पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन along the axis of rotation in the direction of ओमेगा रहेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है, सो फाइनल वैल्यू ये कम रहेगी, तो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। क्या सही है? बिल्कुल, जैसे हमारे लीनियर मोशन में होता है वैसे के वैसे यहाँ पर है। अब देखो इसके आगे हम गए थे, हमने टॉर्क के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, याद है? yes sir, क्या कहा था हमने टॉर्क को? सो हमने कहा था रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज टॉर्क, इसको ही हम कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स। सो जिस प्रकार से
फोर्स लीनियर मोशन में काम करता है, ये एक्सीलरेशन जनरेट करता है, ठीक है, वैसे रोटेशनल मोशन में काम करेगा टॉर्क। आइदर टॉर्क कहा जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। इसे किस प्रकार से दे सकते हैं, तो हमने कहा है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो देखो, इसे आप ऐसा कह सकते हो, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, इसे मैं क्या लिखूं, आर क्रॉस एफ को मैं आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूं। Yes, sir. क्या मैं इसे आर इंटू एफ साइन थीटा लिख सकता हूं, या एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकता हूं, कुछ भी चलेगा, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमने उस दिन डायग्राम निकाली थी, क्या डायग्राम निकाली थी सर, Oh, एक डोर निकाला था, ठीक है। और इस डोर को हमने कहा था ये जनरली ऐसा फिक्स रहता है 2-3 पॉइंट पर, और यहाँ पर इसका नॉब रहता है। अब यहाँ पर हमने फोर्सेस लगाए थे, क्या ये तीनों भी एक ही डायरेक्शन में है, हाँ सर ये तीनों भी एक ही डायरेक्शन में है। सिर्फ मैं एक काम करता हूँ, कौन कौन से फोर्सेस है, दिस इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है हमारे। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सा फोर्स ये डोर को ओपन करने के काम में आएगा, और क्यों। F2. F2, F1 के कारण क्या होगा, F1 के कारण क्या होगा, तो देखो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने अल्फा की डायरेक्शन देखी है, अल्फा की अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन जो है, उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा पार्टिकल रोटेट होता है, क्या ठीक है। तो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये प्लेन ऑफ रोटेशन जिस प्लेन में ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो देखो ये F1 फोर्स को देखो, ये F1 फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा क्या, तो हमने देखा है टॉर्क क्या होता है, सो टॉर्क force multiplied by
perpendicular distance of force from fixed point, that is axis of rotation. ठीक है, अब एक रिलेशन हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं जहां पर टॉर्क, इस पार्टिकल को अगर घुमाना है तो टॉर्क की डायरेक्शन ये अल्फा और ओमेगा जिस लाइन ऑफ एक्शन, जिस डायरेक्शन के अलोंग होते हैं उस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये F1 फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये F1 फोर्स है। ठीक है, उधर ही निकालते हैं, ये F1 फोर्स है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड छोटा करता हूँ, डायरेक्शन वही रखता हूँ। क्या मैं इसे आर बार कहूँ? हाँ सर, Yes, sir. ये आर बार की डायरेक्शन है, ये मेरा फोर्स है F1। ठीक है, अब ये देखो आर क्रॉस एफ कहाँ पर आएगा? आर से एफ की तरफ जाओ, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो अपन राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, वो ये टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ देने वाले हैं? आर क्रॉस एफ कहाँ जाएगी डायरेक्शन? देखो आसान है ना, क्या करना है हमें? आर क्रॉस एफ। देखो ये आर की डायरेक्शन है इधर, ये आर की डायरेक्शन है, वहां से एफ के तरफ जाओ, मेरा थंब कहाँ पर पॉइंटेड है? इनटू द स्क्रीन। ठीक है, सो आर क्रॉस एफ विल बी इनटू द स्क्रीन। ठीक है, सो मेरे फोर्स की डायरेक्शन रहेगी, सॉरी मेरी आर क्रॉस एफ मतलब टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी इस प्रकार से। अब देखो, इफ टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा या ओमेगा की डायरेक्शन ये अलोंग दिस लाइन ही रहने वाली है। इसका मतलब क्या? तो इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये दरवाजा घूमना चाहिए। जैसे देखो, ये ओमेगा या अल्फा की डायरेक्शन रहने वाली है, ओमेगा या अल्फा की डायरेक्शन है, यही अभी टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में पार्टिकल घूमना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में दरवाजा घूमना चाहिए, मतलब इस प्रकार से। क्या इस दरवाजे का इस प्रकार से रोटेशन पॉसिबल है क्या? No, sir. क्योंकि ये कंप्लीट अबाउट दिस लाइन इट इज फिक्स, ये ऐसा नहीं घूम सकता है। आप इसे नीचे लेकर जाने की कोशिश करोगे, ये यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, ये नहीं घूमेगा। एंड दैट्स व्हाई ये F1 फोर्स ये यहाँ पर रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? Yes, क्यों sir. नहीं करेगा? ये F1 फोर्स जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, इसके कारण, जैसे फोर्स पार्टिकल की मोशन करता है, वैसे टॉर्क पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन करेगा। तो ये F1 के कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, उसके कारण जो रोटेशन होनी चाहिए वो अबाउट दिस एक्सिस होने वाली है। बट अबाउट दिस एक्सिस मतलब इस वाले एक्सिस के अलोंग इस दरवाजे को घूमने की परमिशन नहीं है, और ये दरवाजा नहीं घूमेगा। यहाँ पर F1 के कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं कर पाएगा। क्या आया क्या ध्यान में? Yes, sir. अब मुझे बताओ F5 और F6 के कारण क्या होगा? देखो F5 और F6 के तरफ जाते हैं। F5 कहाँ पर है?
F5 अपवर्ड है। अब मैं सिर्फ थोड़ा बाजू में निकल रहा हूँ। ये आर की डायरेक्शन ये डायरेक्शन रहेगी, तो ये आर की डायरेक्शन, F5 दिस इज आर। अब देखो बार आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कहाँ रहने वाली है। देखो क्या करना, आर के डायरेक्शन में मेरी उंगली आ जा रही है, आर से एफ के तरफ, एफ ऊपर के डायरेक्शन में है, ये ऐसा है ना, ये मेरा आर है और ये एफ है। सो आर से एफ के तरफ जाओ, अब मेरा थंब स्क्रीन के बाहर जा रहा है। सो यहाँ पर मेरे फोर्स की टॉर्क की डायरेक्शन ये रहेगी। सो बेसिकली अभी भी जो एक्सिस हमारा डेवलप हो रहा है, दैट एक्सिस ये इस डायरेक्शन में है। सही है, मतलब इस प्रकार से। क्या अबाउट दिस डायरेक्शन इस दरवाजे को रोटेट होने की परमिशन है? No, sir. नहीं है। दरवाजे को अगर रोटेट होने की परमिशन नहीं है तो F5 के कारण जो टॉर्क डेवलप होगा उसके कारण ये रोटेट नहीं होने वाला है। F6 के कारण क्या होगा? अब देखो F6 के कारण ये जो R है इसकी वैल्यू तो 0 है, ये जो R है ये 0 है, ये फोर्स अबाउट फिक्स लाइन एक्ट हो रहा है। अब फिक्स लाइन घूम सकती है क्या? No, sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन घूमने वाला है क्या? नहीं है। तो इसके कारण F5 और F6 के कारण भी ये दरवाजा रोटेट नहीं होगा। रोटेशनल मोशन के लिए F5, F6, F1 काम के नहीं है। ठीक है, ओके सर, ध्यान में आ गया। अब चलो, अब अपन F2, F3, F4 के बारे में बात करते हैं। ये मेरा F2 है, यही यहाँ पर ही मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये R रहेगा, R2, ये R3 है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ मुझे R क्रॉस F की डायरेक्शन क्या आने वाली है? डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, इनको टेल टू टेल ज्वाइन करना। तो दिस इज F2, ये F2 है, ये R की डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, R से F के तरफ जाओ, R2 F। कहाँ आ रहा है आपका थंब, कौन से डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन। Upward. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब देखो, ये अगर टॉर्क की डायरेक्शन है तो अबाउट दिस इज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में रहने वाला है और इसके अबाउट मेरे डोर को घूमने की परमिशन है। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा डोर इस प्रकार से घूम सकता है। ठीक है, सो F2, F3 टॉर्क जनरेट करेंगे और इसके कारण इस डोर की मोशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरा टॉर्क ये अल्फा और ओमेगा जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आ रहा है। उस डायरेक्शन के अलोंग अगर मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अलोंग मेरा दरवाजा घूम सकता है क्योंकि ये लाइन फिक्स है। दिस लाइन इज फिक्स, अबाउट दिस डोर कैन मूव, डोर का रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो F2, F3, F4 के कारण ये दरवाजा घूम सकता है। बट देखो F4 के लिए एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? R की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका फिक्स पॉइंट से टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। F4 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? 0.
तो इसके कारण जो टॉर्क डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 0। और इसलिए F4 के कारण दरवाजा नहीं घूमेगा, F3 और F2 के कारण घूमेगा। बट अब देखो, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। अगर F सेम है तो कौन से केस में आपका टॉर्क ज्यादा रहेगा, F2 या F3 के केस में? F2। F2 के केस में। क्यों? बिकॉज F2 के Yes। लिए R का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F3 के लिए R का मैग्नीट्यूड कम है। सो R का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो ये जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। इसलिए दरवाजा अगर खोलोगे आप तो F2 वाले पोजीशन से खोलना ज्यादा आसान रहेगा, F3 के कारण थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि देखो दरवाजा उतना ही है, उसका मास और उसकी सब प्रॉपर्टीज वैसे के वैसी है, उसे खोलने के लिए घुमाने के लिए लगने वाला टॉर्क सेम रहेगा। अगर रेडियस कम होती है तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अगर रेडियस बढ़ती है तो फोर्स को कम करना पड़ेगा। सो रेडियस बढ़ाओ, कम फोर्स लगाकर दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए आप एंड से अगर दरवाजा खोलते हो तो कम फोर्स लगेगा, बीच में से खोलते हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। या आपको ज्यादा टॉर्क जनरेट करना है, एफ नहीं बढ़ा सकते हो तो आर को बढ़ाओ। ज्यादा टॉर्क जनरेट करना है, एफ बढ़ाना इज नॉट पॉसिबल, तो आर को बढ़ाओ। ऐसा कहाँ किया जाता है सर? तो आपने ये देखा होगा, ये कोई गाड़ी का चक्का है, इट इज फिक्स्ड विथ नट्स। अब आप उसे उंगलियों से गाड़ी का चक्का खोलकर देखने की कोशिश करो, क्या ये नट बोल्ट खुलते हैं क्या? No sir। ये नहीं खुलेंगे। फिर क्या करते हो आप? पाना। पाना यूज करते हैं हम, ये स्पैनर यूज करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रक वगैरह के केस में ये स्पैनर भी इनफ नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर एक पाइप यूज करते हैं। हुआ क्या, इस केस में जब आप इसे घुमा रहे थे, ये आर की वैल्यू इतनी है, स्पैनर के केस में आर की वैल्यू इतनी हो गई थी, इस पाइप के केस में आप आर की वैल्यू बढ़ा देते हो। अगर आपका फोर्स उतना ही है तो बाय जस्ट इंक्रीजिंग रेडियस आप जनरेट होने वाला टॉर्क बढ़ाते हो, और फिर इस नट को ओपन करना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। होता है ऐसा? Yes sir। आप एक बार कोशिश करके देखो, आपके घर में प्रेशर कुकर होगा, गैस पर रखकर नहीं, उसको नीचे रखे हुए ठंडे केस में, अगर ये प्रेशर कुकर का हैंडल, ये कुछ तो इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ पर हैंडल रहेगा, इस पॉइंट से खोल कर देखो, यहाँ पकड़कर खोल कर देखो, और ये विसल हटाकर सिर्फ ये सीटी को घुमाकर इसे खोलकर देखने की कोशिश करो। यू विल रियलाइज, यहाँ से सीटी को घुमाकर, विसल हटा दो, सीटी का जो प्रोजेक्शन होता है इसको घुमाकर खोलने की कोशिश करो, ये ढक्कन नहीं खुलेगा। यहाँ सिर्फ यहाँ पकड़कर खोलना है तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, यहाँ पर आप आराम से खोल सकते हो, बिकॉज ये ढक्कन जो घूमता है ये अबाउट दिस एक्सिस घूमता है। आप क्या कर रहे हो, आप आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो। पहले केस में आर सिर्फ इतना है, दूसरे केस में आर को इतना किया, तीसरे केस में आर को इतना किया। सो इस प्रकार से आप टॉर्क बढ़ाते हो, टॉर्क बढ़ाया तो ये ढक्कन खुलना शुरू हो जाएगा। सही है? Yes sir। सो अब और 2-3 स्टेप आगे जाते हैं। क्या हम बता सकते हैं क्या कि ये टॉर्क 0 कब रहेगा? टॉर्क की वैल्यू 0 कब रहेगी? सो
पहले केस में देखो, इफ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is not along axis of rotation, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है ऐसा नहीं है, पर उस साइड में वो घूम ही नहीं सकता है। आप आगे जाकर पढ़ोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डायरेक्शन में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमने की परमिशन है। हमारे घर का दरवाजा, इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमने की परमिशन है, इसको ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा, इफ r इक्वल टू 0, r0 मतलब क्या? रेडियस 0। मतलब क्या? ये जो फोर्स है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन या थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट हो रहा है। अलोंग मतलब F6 जैसा, थ्रू मतलब F4 जैसा। ठीक है, या F1 जैसा भी रह सकता है, पर F1 के लिए ये कंडीशन आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वाली। फिर दूसरी कौन सी केस है जब टॉर्क 0 रहेगा? फोर्स 0 रहेगा तो सो आइदर फोर्स 0 रहेगा अगर r 0 रहेगा, या तीसरी कंडीशन आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के लिए जो लिखा है हमने, ये तीसरी कंडीशन रहेगी फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे F6, F1, F5, इन तीनों केस में फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने की, रोटेट होने की परमिशन नहीं है। क्या सही कहा क्या हमने? यस सर। तो क्या अभी आपको ये ध्यान में आ रहा है क्या टॉर्क मतलब क्या है, कौन से केस में वो काम करेगा? तो देखो, टॉर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब देखो, ये फोर्स है, ये आर की डायरेक्शन है, ये फोर्स है और ये आर की डायरेक्शन है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट पी, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। सो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन के अक्रॉस अलोंग फोर्स लग रहा है। सो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसका ये जो फिक्स पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो सर ये कैसे किया है? तो देखो, हमने लिखा है इसके पहले, दिस टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जिसे हम आर एफ साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, या इसे आर साइन थीटा इंटू एफ ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये एंगल अगर थीटा है
तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा, ये 90 डिग्री है। क्यों? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, इसे निकालना मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो ये थीटा है, ये आर है, थीटा की एडजेसेंट साइड आर कॉस थीटा रहती है, सामने वाली आर साइन थीटा रहती है। तो अगर एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स इस लाइन के अक्रॉस लगता है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा आर साइन थीटा, और इसलिए आप टॉर्क को कहोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फोर्स एंड perpendicular distance of line of action of force from the fixed point। ठीक है, अब इसे और एक प्रकार से लिख सकते हैं, वो ऐसा है, ये मेरा फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं फोर्स के दो कंपोनेंट लिख सकता हूं? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब दिस इज परपेंडिकुलर टू आर, सो ये जो एफ कॉस थीटा है, ये पॉइंट पी को क्या करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा या दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा? दूर लेके जाने की कोशिश। उसके कारण रोटेशनल मोशन होगी क्या? नहीं होगी। नो। फिर घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है? एफ साइन एफ थीटा। साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा, ये फिक्स पॉइंट से एफ साइन थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इसलिए फिर आप लिख सकते हो जो घुमाने वाला फोर्स है, फोर्स विच इज एफ साइन थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। सो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज आर, इसलिए अब मैं कहूंगा आर इंटू एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा। आप इसे दोनों प्रकार से इसे समझ सकते हो, आइदर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो और उसे आर के साथ मल्टीप्लाई करो, या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, किसको? परपेंडिकुलर फोर्स को, और उसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो इफेक्टिवली यू कैन राइट टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसे आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू एफ, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू एफ, या एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर। सही है क्या? यस सर। ओके, सो ये अगर सही है तो देखो हम एक स्टेप और आगे चले गए। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। जैसे यहाँ पर फोर्स है, वैसे यहाँ पर टॉर्क है। ठीक है, तो देखो नाउ आई कैन से थीटा is analogous to linear displacement, omega is analogous to velocity, alpha is analogous to acceleration, torque is analogous to force। सही है? तो अब आप कह सकते हो सर अगर ऐसा है तो देयर इज वन मोर क्वांटिटी विच वी नो इन लिनियर मोशन विच इज मोमेंटम। सो इसको एनालॉगस कौन है? सो इसको एनालॉगस है, देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम L। So the next property is angular momentum L, और हम L को देते हैं R
क्रॉस पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, if there is particle moving along a circle or in circular motion, तो ठीक है। तो देखो ये मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या इसको वेलोसिटी रहेगी? यस सर। ये कोई बॉडी है मतलब इसको मास है, सो डेफिनेटली इसको मोमेंटम भी रहेगा m इंटू वी। अब ये इसकी पोजीशन इस प्रकार से रेडियस वेक्टर r से दी जाएगी, तो हम कहते हैं इसके साथ एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम रहेगा L इक्वल टू r क्रॉस f, सॉरी r क्रॉस p। अब क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब फिर से वैसे ही आ जाएगा, इसे आप कह सकते हो दिस इज L इक्वल टू r परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू p, और p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू r। मतलब क्या? अगर ये वेलोसिटी और r इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, ठीक है, तो आपको मोमेंटम की डायरेक्शन इज वेलोसिटी की डायरेक्शन, सो फिर आपको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो r को परपेंडिकुलर है, दैट इज मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा इनटू r। ठीक है, इस प्रकार से आप एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, p sin थीटा इंटू r। ठीक है, अब देखो आप मुझे और दो चीजें बता दो, क्या ये r और p समय के साथ चेंज होते हैं क्या? यस सर, पी होते हैं। कैसे? तो देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है पार्टिकल की, पार्टिकल अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंच गए, कहाँ रहेगी डायरेक्शन इसकी? वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, और ये मेरा रेडियस वेक्टर रहेगा। क्या इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है? नो सर। नहीं चेंज हुई है। आर पहले टुवर्ड्स राइट था, अब आर अपवर्ड है। यहाँ पर वी पहले इधर कोने में जा रही थी, अब ये लेफ्ट साइड में जा रही है। सही है ना? सो आर की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन चेंज हो रही है समय के साथ। क्यों? बिकॉज पार्टिकल इज इन मोशन, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। आपको पता है वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। सो आर और वी दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है। वी की डायरेक्शन चेंज हो गई तो ई की डायरेक्शन चेंज होगी। पी बार इक्वल टू एम वी बार, वी की डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब पी की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब ये जो हमारा एल यस। है विच इज आर क्रॉस पी हियर,
R bar and P bar depends on time. That is function of t. अब देखो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये आ जाएगा dl बाय dt. अब देखो ये r और p दोनों टाइम के फंक्शन है, तो ये तो हमारे डेरिवेटिव का वो वाला पार्ट बन जाएगा, d dt ऑफ uv, प्रोडक्ट रूल, u into dv by dt प्लस du by dt into v, प्रोडक्ट रूल. अभी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा r क्रॉस dp by dt प्लस dr by dt क्रॉस p. अब थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ दो. व्हाट इज dp by dt? व्हाट इज dp by dt? angular velocity. dp by dt, Force. rate of change of angular momentum is called as force. What is dr by dt? r क्या है? पोजीशन वेक्टर. चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहा जाएगा? Velocity. बहुत बढ़िया. और क्या मैं p बार को m इंटू वी बार लिखूं? अब देखो आपने r क्रॉस f को पहले भी देखा है. व्हाट इज r क्रॉस f? Torque. अभी देखा ना यार, r क्रॉस f इज टॉर्क. r क्रॉस f, ठीक है. सो ये बन जाएगा dl बाय dt इक्वल टू टॉर्क. और जरा इसको देखो बरा, व्हाट इज v बार क्रॉस mv बार? mv square. v इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. v और v के बीच में कितना एंगल है? 0. व्हाट इज साइन 0? 0. तो ये पूरा क्या हो गया? 0. तो बचा क्या? dl बाय dt इक्वल टू टॉर्क. अब आपको याद आएगा सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. हमने देखा है f इक्वल टू dp बाय dt और अभी रिलेशन मिल गया टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt. सो जैसे फोर्स का एनालॉगस है टॉर्क, वैसे ही p का एनालॉगस है t. सो ये जो रिलेशन था हमारा, ये भी एक दूसरे के साथ एनालॉगस है. ठीक है. सो जिस प्रकार से लीनियर मोशन में मोमेंटम है, उस प्रकार से एंगुलर मोशन में सर्किट रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम रहेगा L. जिस प्रकार से लीनियर मोशन के लिए फोर्स है, उस प्रकार से रोटेशनल मोशन के लिए रहेगा टॉर्क. ठीक है. Yes, sir. तो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए? P T और एक रिलेशन हमने देखा F इक्वल टू dp बाई dt. सिमिलरली टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt. ठीक है. तो हमारी एनालॉजी आगे बढ़ते जा रही है. लगे तो यहाँ पर हम यहाँ रिलेशन भी देख लेते हैं. क्या क्या रिलेशन है? तो S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू थीटा.
ठीक है, फिर ओमेगा और वी का रिलेशन क्या है? तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इसे ऐसा लिखते हैं। अल्फा और ए का रिलेशन क्या है? सो ए इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर। एफ और टॉर्क का रिलेशन क्या है? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एल और पी का रिलेशन क्या है? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ पर ये जो पहले तीन रिलेशन है, यहाँ पर आर की डायरेक्शन, आर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना। वी बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ए बार इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार, एंड टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, एल इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। ठीक है, तो इनको विथ पोजीशन याद रखना है।